सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। तो हम आए हुए हैं लेसन नंबर सेकंड में, 12th क्लास में। तो इसमें ये लेसन था दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुव कौन कौन से थे? एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक था सोवियत संघ रूस। तो इसमें 1991 के अंदर सोवियत संघ के टुकड़े हो गए। तो सोवियत संघ के टुकड़े होने पर विश्व के अंदर एक ही शक्तिशाली देश बच गया, वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमने शॉक थेरेपी के बारे में ही पढ़ा। शॉक थेरेपी क्या है? इसमें 1989 के अंदर शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर इलाज करना, दुख पहुंचाकर इलाज करना। तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? इसमें आघात पहुंचाकर वहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना की गई। तो इसमें हम पढ़ेंगे संसद अपेक्षाकृत कमज़ोर संस्था रह गई। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी। इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए। मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया और इसके बाद समय सीमा को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया। इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसलों से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी। अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम करना अभी भी बाकी है। रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में यानी अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। ये इनके खड़े होने का कारण था। यहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार करने का कारण था। नंबर 1 था तेल, नंबर 2 था प्राकृतिक गैस, नंबर 3 था धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजारने के कारण फायदा हुआ। इस एवज में इन्हें किराया मिलता है। एक हद तक विनिर्माण का काम भी शुरू हुआ। संघर्ष और तनाव। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला है। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की भी दखल बढ़ी है। इससे स्थिति और भी जटिल हुई। रूस के 2 गणराज्यों चेचन और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, उनमें मानवाधिकार व्यापक आंदोलन हुआ। लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। जो तजाकिस्तान है वहाँ पर गृह युद्ध क्यों हुए? क्योंकि गरीबी के कारण आपस में लोग भिड़ गए, तो ये सिविल वार हुआ। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे हैं। अजरबैजान का एक प्रांत नगर्नो कराबाख है। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते हैं। जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन, किर्गिजिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिक का जीवन दुर्भर है। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक संसाधनों का विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है। लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला है। इस जो बाहरी ताकत क्या चाहती हैं कि भाई यहाँ पर अपनी कंपनियाँ स्थापित करें। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है तथा पश्चिमी एशिया से के नज़दीक है।
11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता है। 11 सितंबर 2001 के बाद की घटना हुई, उसके बाद यहाँ पर क्या चाहता है, सैनिक ठिकाना अपनी मिलिट्री को स्थापित करना चाहता है। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी जितने भी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। क्या मानता है कि भाई ये उनके पड़ोसी देश हैं, उनके विदेशी देश हैं। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया है। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बांटा गया। चेक तथा स्लोवाकिया नाम के दो देश बने। चेकोस्लोवाकिया का भी क्या हुआ, विभाजन हो गया, दो देश बन गए, एक का नाम चेक और दूसरे का नाम स्लोवाकिया। लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। बाल्कन क्षेत्र का गणराज्य था यूगोस्लाविया। सन 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा। यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। नाटो क्या था? नाटो एक सैनिक संगठन था। किसका? ये अमेरिका का जो गुट था, अमेरिका का जो गुट था, इसका निर्माण कब किया गया? 1949 में, 1949 में। उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम। जो सोवियत रूस संघ को विघट हुए 7 साल बीत गए, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए उज्बेक लोगों में वही ललक मौजूद है। हिंदुस्तान में कोई नई फिल्म रिलीज हुई नहीं कि चंद हफ्तों के भीतर क्या है, पायरेटेड कापियाँ उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बिकने के लिए। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। तो ताशकंद समझौता हुआ था जो बिकने के लिए उपलब्ध हो जाती है। ताशकंद के एक बड़े बाजार के नज़दीकी हिंदी फिल्मों की एक दुकान मोहम्मद शरीफ पत की है। मोहम्मद शरीफ अफगानी है और पाकिस्तान के सीमा प्रांत के शहर पेशावर से वीडियो मंगाते हैं। उनका कहना कि यहाँ हिंदी फिल्मों में यहाँ बहुत दीवाने हैं। मैं तो कहूँगा कि ताशकंद के 70% लोग इन फिल्मों को खरीदते हैं। हम लोग रोज़ाना लगभग 100 वीडियो बेच लेते हैं। मैंने अभी 1000 और वीडियो का ऑर्डर किया है। उज्बेक लोग मध्य एशियाई, जो उज्बेक की राजधानी का क्या नाम है? ताशकंद, वे एशिया के ही अंग हैं। उनकी एक साझी संस्कृति है। इसी कारण ये लोग भारतीय फिल्मों को पसंद करते हैं। साझे इतिहास के बावजूद भारतीय फिल्मों और उनके हीरो के लिए उज्बेकी लोगों की दीवानगी उज्बेकिस्तान वासी अनेक भारतीयों को आश्चर्यजनक जान पड़ती है। ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास के अशोक समर बताते हैं कि हम जहाँ भी रहते हैं और स्थानीय अधिकारियों से मिलते हैं, काबीना मंत्री तक बातचीत में हमेशा इसका जिक्र करते हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय फिल्म संस्कृति, गीत और ख़ास तौर पर राज कपूर यहाँ घर घर जाने जाते हैं। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी गीत गा लेते हैं, अर्थ चाहे न मालूम हो, लेकिन उनका उच्चारण सही होता है। वो संगीत की पकड़ लेते हैं। मैंने पाया कि मेरे सारे पड़ोसी हिंदी गीत बजाते हैं और गा भी लेते हैं। मैं जब उज्बेकिस्तान आया तो यहाँ मेरे लिए सचमुच बहुत आश्चर्य की बात थी। इसमें भारत और सोवियत संघ, शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इसके आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। भारत सोवियत खेमे का इस दौरान भारत और सोवियत संबंध बहुआयामी थे। आर्थिक आधार पर सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी।
भारत ने जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपये को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। राजनीतिक सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों, खासकर सन 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद की। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। सैन्य भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। भारत सोवियत संघ के ने भारत के साथ ऐसे कई समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार करा सका। अब है इसके चरण। सोवियत और अमेरिका दोनों खेमे शीत युद्ध के दौर से 5-5 देशों को चुने जो इसी के में अनुरूप कक्षा में समूह बनाए। ये इसके अंदर जो है स्टेप्स बताए गए हैं कि भाई कैसे कार्य करना है। तो ये लेसन था। तो पूर्व साम्यवादी देश और भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे गहरे हैं। इसमें भारत का रूस के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। इसमें रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियाँ मौजूद हों, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो तो सभी देश अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्रवाई करें। तो इसमें भारत और रूस के संबंध हमेशा से अच्छे ही रहे हैं।